आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी चंद घंटे पहले बिहार जुडिशियल सर्विस एग्जाम का एक नोटिफिकेशन आया है और आमतौर पे हम सभी उसको 30 सेकंड बिहार जुडिशरी एग्जाम के नाम से जानते हैं। एज वी ऑल नो कि अभी हाल ही में यूपी पीसीएसजे का नोटिफिकेशन आया, उसके बाद उसका एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसके बाद उसका एग्जाम हो भी गया और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको पता भी नहीं चला या उनका ये कहना था कि एक तरफ तो 4 साल से वैकेंसी आ नहीं रही थी और जब आई और गई तो हमें एहसास भी होने नहीं दिया। कम से कम इन मामलों में आपका बिहार राज्य है वो थोड़ा तो ठीक है कि एक वक्त से पहले ही वो कम से कम आपको बता रहा है और ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय शेष नहीं रह गया है। तो हर वो एस्पिरेंट जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण की वजह से अगर वो यूपी पीसीएसजे के एग्जाम में चूक गए हैं तो उनके पास एक बेहतरीन मौका है अपने आप को बिहार जुडिशियल सर्विस में एक मौका देने का। तो आइए आज के इस परिचर्चा में सबसे पहले आपके साथ उन चीज़ों के बारे में चर्चा की जाए जो कि आपके इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी मात्र 2 से 3 घंटे पहले आपके बीपीएससी की साइट के ऊपर सर्कुलेट किया गया है वो आपकी 30 सेकंड बिहार जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की वैकेंसी है। दूसरी बात कि अगर हम देखें तो उस वैकेंसी में जो मैक्सिमम सीटें हैं उनकी संख्या 155 फिक्स की गई है, लेकिन उसके साथ ये भी कहा गया है कि अगर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हुआ तो उस संख्या को घटाया भी जा सकता है। लेकिन अगर हम परंपरा को देखें तो अमूमन संख्याएं ज़्यादातर बढ़ती ही हैं, उनके घटने का सवाल पैदा नहीं होता है। तो आप मान के चलिए कि 155 सीटें एज इट इज़ आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी बात की अगर चर्चा की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए जो मिनिमम एज लिमिट है वो है आपकी 22 साल और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है आपकी 35 साल। यानी कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको इसी की उम्र के दायरे में उनको रहना पड़ेगा। ये बात अलग है जो रिजर्व कैटेगरी में है उनके लिए कुछ परिस्थितियों में उम्र की सीमा 40 साल तक भी बढ़ाई गई है। तो उसके लिए एक बार आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि आप किस रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं एंड आफ्टर दैट आपको एक बार पूरा का पूरा नोटिफिकेशन बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अब अगर मैं यहाँ पर आपके एग्जाम को लेकर चर्चा करूँ तो आपको ये पता होगा कि आपका जो ओवरऑल ये एग्जाम कंडक्ट होता है वो 3 फेजेस में होता है। पहला फेज आपका प्रारंभिक परीक्षा कहलाता है, दैट इज कॉल्ड आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यह आपका प्योरली ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। दूसरा पार्ट आपका मेन एग्जामिनेशन कहलाता है, दैट इज कॉल्ड आपका डिस्क्रिप्टिव। और तीसरा पार्ट आपका वाइवा प्रोसेस होता है जिसको कि हम लोग साक्षात्कार के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे जब हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पूरा का पूरा प्रिलिमिनरी एग्जाम है ये 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पेपर 1 और पेपर 2। अमूमन ये 2 पेपर आपके अलग अलग दिनों में होते हैं। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो यहाँ पर आपसे सामान्य अध्ययन और उसके साथ ही साथ आपसे जनरल नॉलेज और उसके साथ ही साथ आपसे पूछा जाएगा एलिमेंट्री साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सवालों की जो संख्या है वो है 100 और उसके लिए आपको प्रॉपर 100 नंबर दिए जाएंगे। जब हम लॉ पेपर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपसे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनकी संख्या है 150 और उस 150 के लिए आपको 150 नंबर दिए जाएंगे। हालांकि जितना मैंने नोटिफिकेशन को देखा है वहां पर कभी कहीं पर भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, तो हम अभी तक ये मान के चलते हैं कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। तो आपको ये पता होगा कि टोटल अगर हम दोनों पेपर को कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो एग्जाम होगा वो होगा 250 नंबर का, जिनमें से 150 नंबर का आपका सिर्फ और सिर्फ लॉ का पेपर होगा। और जब हम बात करते हैं जीके प्लस एलिमेंट्री साइंस की तो वो पेपर होगा आपका 100 नंबर का। और इन दोनों पेपर में अगर हम ज्वाइंटली इनको कंबाइन करें तो क्वालिफाइंग है आपका 45%, यानी कि मिनिमम 45% तो आपको लाना ही होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट बनेगी और उसी हिसाब से आपको शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पेपर 1 की तो पेपर 1 में आपका जनरल नॉलेज, आपका स्टैटिक जीके
प्लस करंट अफेयर्स और इसके साथ आपका जो सामान्य विज्ञान है वो शामिल किया गया है। और जब हम पेपर 2 की बात करते हैं तो वैसे तो पेपर 2 को आपको अलग अलग 6 कैटेगरीज में शामिल किया गया है और आपको ये देख के लगेगा भी कि यार इसका सिलेबस तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि हमें तो सिर्फ लॉ के 6 पेपर नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी नज़रों को थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये 6 पेपर सिर्फ देखने के लिए हैं। अगर आप इनको बाइफरकेट करेंगे या आप इनका बाइफरकेशन करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये 6 नहीं बल्कि ये 18 पेपर हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से 18 पेपर्स हैं जो आपको बिहार जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने, समझने और जानने की ज़रूरत है। इनमें सबसे पहला जो पेपर आपका है वो है आपका सीपीसी, दूसरा पेपर है आपका सीआरपीसी, तीसरा है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, चौथा है आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, पांचवा है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, छठा है आपका द इंडियन ट्रस्ट एक्ट, सातवां है आपका इक्विटी लॉ, उसके बाद आपका है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, देन है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद आएगा आपका लॉ ऑफ टॉर्ट, उसके बाद होगा आपका हिंदू लॉ, देन आपका मुस्लिम लॉ, उसके बाद आपका द सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इवन दो ये दोनों के दोनों इंटीग्रल पार्ट है आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, लेकिन कोई कंफ्यूजन ना हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनको भी अलग से मेरे द्वारा लिखा गया है। उसके बाद जो आपके अंतिम 4 पेपर हैं वो है आपके द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, उसके बाद है आपका कंपनी लॉ, उसके बाद है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और फाइनली जो है आएगा वो आएगा आपका द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अगर हम इन सारे पेपर्स को देखें तो इनकी संख्या होती है टोटल 18 और अगर मेरी गणना गलत नहीं है तो इन 18 में से लगभग 10 पेपर ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है, चाहे वो छोटे हो या वो बड़े हो। अगर हम 8 पेपर की बात करते हैं तो वो आपके माइनर लॉज हैं, या अगर वो मेजर लॉज भी हैं तो वहाँ से क्वेश्चन की संख्या बहुत ही कम होती है, तो आप चाहें तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि जीके या जीएस से आप अगर कवर कर पाए तो। अब इसके पीछे मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को समझिए। जब हम लास्ट 3 साल के इसके कट ऑफ को देखते हैं तो अमूमन हमें यह पता चलता है कि हर वो व्यक्ति जिसका 150 से 170 के बीच में नंबर है वो आपका एक सेफ जोन में आता है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ लॉ के पोर्शन आप अगर उसको नज़रअंदाज भी करते हैं और अगर आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स या आपका एलिमेंट्री साइंस बहुत अच्छा होता है तो एक रिस्क आप ले सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहां पर नहीं दिया गया है जहां तक मेरी नजर आपके नोटिफिकेशन पर गई है। लेकिन एक बार फिर भी आप लोग अपने लेवल पे भी देख लीजिएगा। अब यहां पे टारगेट फॉर आईक्यू पे आपका एक नया बैच 25 फरवरी सन 2023 से शुरू किया जाएगा। ये बैच प्योरली आपका डेडिकेटेड होगा 32nd बिहार जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर टारगेट फॉर आईक्यू के ही एप्लीकेशन के ऊपर आपकी क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। आप चाहें तो जब तक आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता है आप उसके रिकॉर्डेड वर्जन को भी नंबर ऑफ टाइम्स रिप्ले करके देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू की सीरीज आपके साथ शेयर की जाएगी। अगर हम बात करते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट सीरीज भी आपके साथ शेयर की जाएगी और जो भी नोट्स टारगेट फॉर आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे होते हैं अवेलेबल वो सारे के सारे नोट्स आपके साथ दोनों ही लैंग्वेज में शेयर किए जाएंगे। इवन दो अगर आप चाहें तो आप अपने रेस्पेक्टिव मेंटर से आप अपने डाउट्स को लेके चर्चा भी कर सकते हैं और जाहिर सी बात है वो भी अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर को आपके साथ यूजुअली शेयर करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आप एक जुडिशियल सर्विस एग्जाम के लिए बिल्कुल फिट हैं और आपको लगता है कि यूपी में जो गलती हुई या जिस बात का ब्लेम एक करते हैं अक्सर हम लोग कि शायद हमें प्रॉपर मौका मिलता तो शायद हम यूपी में ही रहते या यूपी का एग्जाम हमारा और अच्छा होता, उन लोगों के पास एक बेहतरीन मौका है बिहार के एग्जाम में अपीयर होने का, क्योंकि यूपी और बिहार के सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ यूपी में जो मेंस के सिलेबस का पार्ट है वो आपको बिहार में प्री में भी देखने को मिलता है। सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू कि अगर आप चाहें तो आप इसको इन कैश कर सकते हैं और आज से और अभी से अपनी तैयारी में आप लोगों को लगने की ज़रूरत है। और यहाँ पे
जिन जिन सब्जेक्ट का जिक्र यहाँ पर मैंने किया है, इससे संबंधित लेटेस्ट बैरक्ट आपके पास होना चाहिए या आपके पास संबंधित बुक्स होनी चाहिए। आपके पास किसी भी एक अच्छी पब्लिकेशन का, चाहे आप परीक्षा मंथन ले लीजिए, आप ओपी त्रिपाठी ले लीजिए, आप घटना चक्र ले लीजिए, आप लॉ फाइटर ले लीजिए या आप यूनिवर्सल ले लीजिए, लेकिन लीजिए कोई एक ही पब्लिकेशन का। आपके पास एक एमसीक्यू की एक कंबाइंड बुक होनी चाहिए, ताकि जैसे जैसे आप सब्जेक्ट को कंप्लीट करें या आप अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करें, उससे संबंधित सभी एमसीक्यू को भी आप सॉल्व करते रहें, ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि आपके कॉन्सेप्ट की जो क्लैरिटी है वो आखिर किस हद तक कामयाब हुई है। क्योंकि अक्सर हम लोगों ने ऐसा देखा है कि जो हम पढ़ते हैं वो हमें याद तो हो जाता है, लेकिन जब वो एक सवाल के रूप में हमारे सामने निकल कर आता है तो अक्सर हम उसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप इस बैच में अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके आप एनरोलमेंट प्रोसीजर के बारे में जान सकते हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप अपनी तैयारी को आज और अभी से शुरू कर दीजिए, तब जाकर अगर एग्जाम की डेट को नोटिफाई भी किया जाता है तो आप अपने आप को एक पैनिक सिचुएशन में नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग यूपी पीसीएसजे के सदमे से बाहर निकले नहीं हैं और ये आपकी वास्तविकता है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और आपके साथ जो अगली वीडियो सीरीज होगी वहां पर आपके साथ बिहार के इसी एग्जाम के मेंस के पार्ट को डिस्कस किया जाएगा कि मेंस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस होते हैं, और समय समय पर आपके साथ उन चर्चाओं को भी शामिल किया जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड